नमस्कार। 4 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो चर्चा करना चाह रहा हूं, वो ये है कि जो राजनीतिक पटल में जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट साइंस में ये देखते हैं कि जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड किस प्रकार से चेंज हो रही है, क्या उसकी डायरेक्शन है और क्या डायरेक्शन बदल रही है? क्योंकि जीवन जो है, हर चीज इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, उनमें उतार-चढ़ाव होता है। उतार-चढ़ाव जीवन के अंदर एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि अगर कोई चीज चढ़ रही है, तो वो हमेशा चढ़ेगी और अगर कोई चीज गिर रही है, तो हमेशा गिरेगी। इसका माने दुःख भी जो हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, सुख की शुरुआत होगी। या तो आपको दुःख की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाएगी कि सुख लगने लगेगा या एक परिवर्तन होगा, जीवन चक्र में परिवर्तन होगा और आपको सुख मिलने शुरू हो जाएँगे। इसीलिए कहा गया है कि जब दुःख बहुत ज़्यादा हो जाए तो निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। क्योंकि ये जैसे दिन और रात का मामला है, उसी प्रकार से जब रात होगी और बड़ी अंधेरी रात होगी तो बड़ी अच्छी सुबह होगी। वही जीवन का सिद्धांत है। तो जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे अगर कोई ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है तो एक इंडिकेशन देती है। अगर ट्रेंड बढ़ रही है लेकिन उसकी बढ़ने की गति कम हो रही है, वो दूसरा इंडिकेशन देती है। गिर रही है, बहुत तेजी से गिर रही है, लगातार तेजी से गिर रही है, वो अलग इंडिकेशन है। गिर रही है लेकिन गिरने की गति कम हो गई, उसका एक इंडिकेशन अलग है। अब जो राजनीतिक परिवेश में देखा जाए तो हो क्या रहा है? देखिए, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जैसे हम लोग करते क्या है कि कोई चीज बढ़ती रहेगी या घटेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे घटेंगे, रुपया वीक होगा स्ट्रांग होगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा घटेगा, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे घटेंगे, इसका हम कैसे अंदाजा लगाते हैं? हम अंदाजा इस प्रकार से लगाते हैं कि जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो कोई चीज ऊपर जा रही है तो इसलिए जा रही है कोई ऐसा एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो मजबूर कर रहा है कि चीज ऊपर जाए। और अगर वो जो चीजें एनवायरनमेंट के अंदर हो रही हैं वो परिवर्तित हो जाएंगी तो मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो बढ़ने के बाद एक स्थिति आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी कि वो गिरनी शुरू हो जाएगी। मैं उदाहरण देता हूं आपको। सप्लाई एंड डिमांड का सवाल है। अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो दाम बढ़ेंगे। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो दाम गिरेंगे। नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि मानी बात है कि अगर मान लीजिए आज जो क्रूड है उसके प्राइस मान लीजिए $90 पर बैरल हैं और ये बढ़ते चले जाएं, 100 हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए, होगा क्या? जब चीज महंगी होगी, जब क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो डिमांड है, जो उसका परचेजर है, वो अपने कंजम्पशन को कम कर देगा और जो सप्लायर है वो दाम बढ़ने की वजह से अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो जब डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो दाम जो है गिरने शुरू हो जाएंगे। अब वो मान लीजिए गिरते चला गया, $90 हुआ, $80 हुआ, $70 हुआ। जब $70 का हो जाएगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ने लगेगी क्योंकि परचेजर को चीज सस्ती मिलेगी और जो सप्लायर है वो सप्लाई कम कर देगा क्योंकि उसे फायदा कम हो जाएगा। तो फिर मार्केट जो है एक ट्रेंड में चेंज करेगा, एक बैंड के बीच में चेंज करेगा और यही जीवन का सिद्धांत है। हर चीज में, दुनिया में कोई चीज ऐसी है, वो सारी की सारी चीजें इसी सिद्धांत में चलती है। किसी चीज की कितनी ज्यादा आवश्यकता है और उसकी सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है। अब पॉलिटिकल इसका मतलब यह है, अगर कोई चीज बढ़ रही है, जैसे कांग्रेस जीत रही थी पहले 45-50 साल कांग्रेस जीती, अगर इसी सिद्धांत को मान लिया जाता क्योंकि वो जीत रही है इसलिए वो अगले 70 साल जीतेगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि लोगों में एंटी इनकम्बेंसी आई, गवर्नमेंट के प्रति उनका रोष उभरा। जो हारने वाले लोग थे उन्होंने अपने को संगठित किया, उन्होंने अपनी जो योजनाएं हैं उनको प्रभावित किया, प्रभावी बनाया।
उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कांग्रेस का वोट था कम हुआ और जो अपोजिशन का वोट था वो बढ़ा। अच्छा, जब अपोजिशन का वोट बढ़ा तो वो सत्ता में आ गए, कई बार आए। 1967 में उत्तर प्रदेश में आए, 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद भी कई बार हुआ, कभी कांग्रेस जीती, कभी अपोजिशन जीता, कांग्रेस जीती। तो इसका मतलब यह है कि ये चक्र जो है ये परिवर्तनशील है। अब ये मान के चलना, ये विवेचना करना क्योंकि 2014 में बीजेपी बहुत जीती थी, क्योंकि 2019 में बीजेपी बहुत जीती थी, इसलिए हर गणना को करना और पूर्वानुमान को केवल इस आधार पे करना कि 2014-19 में जीती थी, इसका माने 2024 में तो हार ही नहीं सकती। 3 लाख वोट का डिफरेंस था, 5 लाख वोट का डिफरेंस था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। 1977 में कांग्रेस बुरी तरह हारी, इंदिरा जी हारी, संजय गांधी हारे, 2-2 ढाई-ढाई लाख वोट से हारे, रायबरेली से और अमेठी से। और 1980 में फिर बुरी तरह से जीते। इसका मतलब जो वोट है, जो जनता है, वो हर चीज पे निगाह रखती है। वो सत्ता पक्ष पे भी निगाह रखती है और अपोजिशन पे भी निगाह रखती है और उसके बाद अपना निर्णय लेती है। तो इस पूर्वानुमान में अगर आप फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो चीज बढ़ रही है, जो चीज जीत रही है वो जीतती रहेगी और जो हार रही है वो हारती रहेगी, ये इकोनॉमिक्स में भी एक अच्छा सिद्धांत है और पॉलिटिकल में या हर चीज में इस चीज का सिद्धांत है। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस क्या हो रहे हैं वो देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें पहली घटना जो घट रही है वो ये माना जा रहा था कि जो मोदी जी हैं उनको कोई हरा नहीं सकता, वो अविजयी हैं, उन पे विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इन माने एक प्रकार से वो विजय रथ पे सवार हैं, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। 2014 में ऐसा हुआ, 2019 में हुआ, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कर्नाटका भी बीजेपी हारी, तेलंगाना हारी, हिमाचल प्रदेश हारी, अपनी सरकारें कमाई। और जहां कांग्रेस बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रही थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वो कांग्रेस हारी। इसका मतलब यह है कि जनता अपने इंडिकेशन देती है और जनता के इंडिकेशन को कैसे रीड किया जाए। और अगर जो एनवायरनमेंट के अंदर बाकी निर्णय हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए सम्मानित न्यायालय कोई निर्णय लेता है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राइसेज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई ऐसी घटना घट जाएगी जिस घटना की वजह से लोगों का दिमाग बिल्कुल बदल जाएगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंडिकेटर्स का एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या। 2014-19 में जो बीजेपी के जीतने का मुख्य कारण था वो एक तो ये था कि 2014 के पहले जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, रामदेव का आंदोलन हुआ, उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी। एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि कांग्रेस बड़ी भ्रष्ट पार्टी है और उसके लिए रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी ने अपनी इमेज का ऐसा प्रोजेक्शन किया और राहुल गांधी का इतना ज्यादा प्रोजेक्शन को खराब कर दिया, उनकी इमेज को खराब कर दिया कि जनता ने कहा कि नहीं, बहुत हो गया, 10 साल हो गया शासन का, अब हम जो है एक रिप्लेसमेंट चाहते हैं। और उस रिप्लेसमेंट में उन्होंने मोदी जी को फिट पाया और उन्होंने सत्ता दे दी। 2004 में क्या कोई कल्पना कर सकता था कि अटल जी हार जाएंगे। अटल जी जैसा सुलझा नेतृत्व और नेता जो कि शांत स्वभाव का था, लोकतांत्रिक था, गांधीवादी था। वो दूसरी बात है कि वो संघीय बैकग्राउंड था उनका, लेकिन एक सज्जन पुरुष थे, व्यक्तित्व तो उनका बहुत अच्छा था। लेकिन 2004 में वो हारे। क्यों हारे? क्या एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हो गया था, ऐसा इंडिकेटर आ गया था कि जिसकी वजह से हारे? हो सकता है एक कारण यह हो कि जो गुजरात के अंदर हिंसा हुई, उस हिंसा की वजह से जो कंसोलिडेशन और अपोजिशन वोट्स था वो बहुत ज्यादा हो गया। और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सोनिया जी जैसी नेत्री, जिन पे बहुत लोगों को विश्वास था लेकिन बहुत लोगों को नहीं विश्वास था, लेकिन कांग्रेस को जिताया, अपोजिशन को जिताया और सोनिया जी को प्रधानमंत्री पद दिया गया, उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 में कांग्रेस की सीटें और बढ़ गई और 2014 में बिल्कुल गिर गई। तो इसका मैंने स्ट्रेट लाइन में ट्रेंड नहीं होती, बढ़ने की ट्रेंड भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, वो जिगजैग मूवमेंट होता है। अब 2014 में जो मोदी जी की इमेज बहुत ज्यादा थी और राहुल गांधी की इमेज बहुत ज्यादा खराब थी, वो रिजल्ट उसका रिप्रेजेंटेशन था।
2019 में जनता का ये कहना जब कहा गया, सत्ता पक्ष द्वारा कहा गया कि 5 साल पर्याप्त तो नहीं होते, हमको एक चांस और दीजिए। जनता ने कहा बात ठीक है, 5 साल तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 50 साल कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन जब ये कहा जाता है कि 70 साल 70 साल, 70 साल में तो अटल जी के भी 6 साल थे, मोरारजी भाई के भी 3 साल थे, बहुत सारे साल ऐसे थे जो अपोजिशन ने ग्रहण किया है। कांग्रेस ने कोई 70 साल थोड़ी शासन किया। तो जब 70 साल की आप बात करते हैं तो इसका माने अटल जी की सरकार का भी आप दोषारोपण करते हैं और उस पर अन्याय करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जनता ने थोड़ा सा एक समय और देना उचित समझा और मोदी जी को दे दिया। पुलवामा का भी इफेक्ट हुआ कि पुलवामा में हुआ, राष्ट्र प्रेम की भावना और वो सारी प्रज्वलित हुई और बहुत ज्यादा प्रशस्त हुई, और उसके बाद मोदी जी को दोबारा उन्होंने चांस दे दिया। 2014 में बहुत सारे वादे किए थे माननीय मोदी जी ने, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे, नारियों पे अत्याचार नहीं होगा। अब जनता ने देखा कि पहले 5 साल तो चलिए शॉर्ट पीरियड था, 5 साल और दे दिए, 10 साल में क्या कुछ पूरा हुआ? महंगाई तो बढ़ती चली गई, नारियों पे अत्याचार तो कम नहीं हुआ, बल्कि धार्मिक सद्भाव और ज्यादा टूट गया। जो आपसी प्रेम मोहब्बत हमने 60-70 साल में पहले देखी थी, वो पिछले 10 साल में हमने टूटते हुए देखी। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका किस प्रकार से दोहन हुआ, उनका किस प्रकार से यूज करके अपोजिशन को टारगेट किया गया। और उसके बाद जो एक हिंदुस्तानी मानस है, जो लोकतंत्र को बहुत ज्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसने महसूस किया कि जो लोकतंत्र हमने पंडित नेहरू के जमाने में देखा था, जो हमने अटल जी के जमाने में देखा था, ये तो लोकतंत्र की दिशा से हम भटक रहे। और हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा विविधता है कि साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, कल्चर अलग, भाषा अलग, रंग अलग, ऐसी विविधता वाला देश तो पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो ऐसे समय में अगर हमारे देश की जो जो डाइवर्सिटी है, उसको उसका दोहन किया जाएगा और इसमें भेद डाला जाएगा, हमारा जो विश्व बंधुत्व की भावना है और आपस में सद्भाव और संभाव की भावना है, अगर उसको तोड़ा जाएगा तो हमारे भारतवर्ष की तो मूल आत्मा का हनन हो जाएगा। फिर एक बार देखा गया कि साहब नोटबंदी हुई। अब नोटबंदी हुई, बताया गया कि साहब काला धन, अमीरों को नुकसान होगा, अमीरों को नुकसान होगा। और जब पता चला तो ये पता चला कि जितना पैसा सर्कुलेशन में था वो तो 98% वापस आ गया। 6-7 साल हो गए, कोई किसी पे दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई, कोई इनकम टैक्स ने कोई कार्रवाई नहीं की, बड़े बड़े लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए चेंज कर लिए। बल्कि यहां तक कि जस्टिस नागरत्ना ने एक अधिवेशन में बोलते हुए कहा कि लगता ऐसा है कि जो ये नोटबंदी की गई थी, ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक प्रयास था। तो ये जनता को लगा कि उनको कहा जाता है कि हम आपके हित में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो धोखा दिया जाता है। इसी प्रकार से कोविड पीरियड में देखा गया, ये कोविड पीरियड में अचानक लॉकडाउन कर दिया। भाई अगर आप अचानक लॉकडाउन करेंगे रात को 8 बजे कि हो गया लॉकडाउन रात को 12 बजे, तो भाई जो किस यहाँ पे मजदूर है, जो दिल्ली में रहता है, जिसका गांव बिहार के अंदर है, वो बेचारा कैसे जाएगा? सड़क पे निकलेगा खाना खाने के लिए तो डंडे खाएगा, नहीं निकलेगा तो भूखा मरेगा। कमाई हो गई बंद, खाना पीना हो गया बंद, निकल पाया नहीं। तो हमने देखा लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए, साइकिल पे चलते हुए, रिक्शे पे चलते हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी। और देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हुई कोविड पीरियड से कि आज तक वो नहीं संभल पाई। तो उसी में अगर 2-3 दिन का टाइम दे दिया गया होता कि लोग अपने घर चले जाएं, उसके बाद मूवमेंट को हम बंद कर देंगे, तो लोग अपनी व्यवस्था करते, अपने अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच जाते। ट्रेन और जो बाकी बसें हैं वो पर्याप्त संख्या में लगाई जाती, लोगों को कष्ट भी ना होता, कोई समस्या भी ना होती। अच्छा, फिर वैक्सीन लगाई गई, कहा गया ऐसा मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं 35,000 करोड़ की, हमने मुफ्त, बड़ा एहसान बताया गया। बाद में पता चला कि जो वैक्सीन थी, अभी जैसे ये चुनावी बॉन्ड का उसका उद्घाटन हुआ, उसमें पता चला कि वो जो जिसने बनाई थी वैक्सीन, उसने तो चंदा दिया हुआ है बीजेपी को। अब क्या उसकी इवज में सरकार ने सीधे पैसा दे के 35,000 करोड़ उसे उपकृत किया और उसने उसका फायदा उठाया और लंदन में बहुत बड़ी कोठी खरीद ली? और हमने जो वैक्सीन लगवाई, हमको ये भी नहीं पता कि वैक्सीन अच्छी थी, खराब थी, नुकसानदायक थी, लाभदायक थी। लेकिन प्रचार प्रसार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा एहसान हो रहा है, आपको मुफ्त वैक्सीन दे रहा है। जबकि हिंदुस्तान में आज तक जितनी भी वैक्सीन लगी हैं, बचपन से आज तक, वो हमेशा मुफ्त लगी हैं।
लेकिन यहां मुफ्त लगाने के बजाय वो जो दवा निर्माता था जिसका कोई विकल्प भी चुनने की सुविधा नहीं दी गई, उसको ही पूरा अधिकार दिया गया। इसका मतलब यह है कि वहां भी कोई चुनावी बॉन्ड का खेल था। तो जो एक अपट्रेंड था, वो अपट्रेंड बीजेपी का किसी प्रकार से गिरने लगा। राहुल गांधी की जो इमेज थी कि साहब वो पप्पू है और समझदार नहीं है और कोई उसके अंदर क्षमता नहीं है, जब उन्होंने पदयात्रा की साउथ से नॉर्थ की, और अभी जो उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो लाखों लोगों से मिले, गले लगाया, बातें की, संवाद किया, बच्चों के समूह से, नारियों के समूह से, कुलियों के समूह से, स्विगी वर्कर्स के समूह से उन्होंने वार्ता की। तो लोगों ने जब महसूस किया राहुल गांधी को बहुत नजदीक से, तो उन्होंने महसूस किया ये लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत शार्प है, इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है और इसकी डिग्रियां बहुत ऊंची किस्म की हैं, ये तो विदेश में पढ़ा हुआ है, ये तो विदेश में जाके इंटेलेक्चुअल से बात करता है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है। तो जो इमेज थी मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई थी कि वो बहुत, तो देखिए, ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। आप अगर अपनी इमेज को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सेल बढ़ जाएगी, लेकिन जब बहुत ज्यादा ब्रांडिंग कर देंगे, बहुत ज्यादा सेल हो जाएगी, तो उसके बाद लोग निराशा भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी और जब एक्सपेक्टेशन टूटेगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी और मार्केट अचानक धड़ाम से गिरेगा। तो मोदी जी की इमेज में गिरावट हुई और राहुल गांधी की इमेज में उछाल हुआ। इसके अलावा एक और अंतर हुआ, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2014-19 के अंदर सारा अपोजिशन डिवाइडेड था, बल्कि हतोत्साहित था। 2014 में राइटिंग ऑन द वॉल थी कि कांग्रेस इलेक्शन हार रही है, अपॉर्चुनिटी मोदी जी के लिए थी, उन्होंने उसका उपयोग किया। 2019 में भी सब डिवाइडेड थे, कहीं कोई एकता नहीं थी, एक मैसेज नहीं था कि साहब हम हमारे अंदर क्षमता है और हम कोशिश कर रहे हैं एकजुट होने की। लेकिन आज 2024 में तो वो स्थिति नहीं है। हर प्रदेश के अंदर जहां आवश्यकता है कि इंडिया गठबंधन मिलकर लड़े, वहां मिलकर लड़ रहे हैं, और जहां आवश्यकता है कि न मिलकर लड़े, वहां नहीं मिलकर लड़ रहे। जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं लड़ रहे, केरला में नहीं लड़ रहे, पंजाब में नहीं लड़ रहे। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम 150 सीटें ऐसी होंगी जिसमें मिलकर नहीं लड़ेंगे, फ्रेंडली फाइट्स होंगी या फाइट्स, स्ट्रेटेजिक फाइट्स होंगी, और करीब 400 सीटें ऐसी होंगी जिसमें हम मिलजुल के लड़ेंगे, और उन्होंने कर दिया। हर जगह गठबंधन हो गया, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी से हो गया, दिल्ली में भी हो गया, और गुजरात में भी हो गया, और मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से भी हो गया, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, मतलब जहां जहां होने की आवश्यकता थी वहां हो गया। तो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी जिसके पास 60% वोट था, जब बीजेपी के पास 40% वोट था, और ब्रांड इमेज के चेंज होने की वजह से अगर 40% 35% हो गया, और इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी की वजह से अगर 5% बाकी लोगों के लिए भी छोड़ दिया जाए, तो भी 20% का गैप होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चेंज हुआ, अच्छा फिर रामलीला ग्राउंड की मीटिंग आपने देखी और मेरठ की मीटिंग देखी, अब वो एक इंडिकेटर हुआ। जब जनता ने देखा कि मेरठ के अंदर तो भीड़ ही नहीं थी, लोगों में उत्साह नहीं था, माननीय मोदी जी निराश नजर आ रहे थे, और रामलीला ग्राउंड के अंदर पूरा हिंदुस्तान उमड़ा पड़ा था। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता एक साथ मौजूद थे और सब जोशीला भाषण दे रहे थे, क्योंकि उनको लग गया था कि अगर सरवाइव करना है तो यूनाइट करना पड़ेगा, और लोकतंत्र भी खत्म होगा, संविधान भी खत्म होगा, और अपोजिशन लीडर्स भी खत्म हो जाएंगे, तो इट वॉज ए मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। हाथ जोड़े उन्होंने, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी बनी, और रामलीला ग्राउंड के अंदर जो भाषण हुआ उससे लगा कि जनता का उत्साह भीषण था, और मेरठ के अंदर नहीं था। अब सोचिए, मेरठ के अंदर अरुण गोयल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मंडी के अंदर कंगना रनौत लड़ रहे हैं, गोविंदा जी जो हैं वो मुंबई से शिवसेना से लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जहां राजनीतिक परख और कुशलता के लोग अगर निराश हो जाएं और उनको उपकृत न किया जाए, और ये फिल्म स्टार्स अगर इलेक्शन लड़ने लगेंगे, तो निराशा तो होगी। फिर उसके बाद समस्या हुई, एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आपने इतने सारे कांग्रेसी बुला लिए और राज्यसभा के टिकट कांग्रेसियों को दे दिए, तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले वैसे ही निराश होने शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके यहाँ तो जो ढीले लचीले पत्ते थे, जो पेड़ में बहुत ज्यादा चिपके नहीं थे, वो बीजेपी की तरफ चले गए, जो झटके नहीं बर्दाश्त कर पाए। तो शुद्धिकरण भी हो गया कांग्रेस का, अपोजिशन का, और बीजेपी ने अपनी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अपने लिए इकट्ठा कर ली। तो सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए जो पूरा सामाजिक परिवेश में हो रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि 2024 में, अब जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 3-4 निर्णय लिए, और जिस प्रकार से वो निर्णय ले रहे हैं, और जिस प्रकार से अभी भी इलेक्शन में टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि
टोटल ट्रेंड जो है वो चेंज हो रही है, जो बीजेपी के लिए चिंता का कारण होनी चाहिए। और अपोजिशन अगर इसी प्रकार से यूनाइटेड होकर एक दूसरे से हाथ पकड़ के इलेक्शन लड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड रिवर्सल का टाइम है। 2014-19 में जो हुआ है 2024 में उसी प्रकार से होगा, जैसे 1977 में हुआ था या 1980 में हुआ था या 1984 में हुआ था। यही मेरे आपसे निवेदन था। अपनी टिप्पणी कीजिएगा, अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, रिएक्शन दीजिएगा और फिर मैं देखूंगा कि आपके कि मेरी चर्चा के प्रति क्या भावना है। नमस्कार, प्रणाम।